नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका की मध्यस्थता में सीज फायर के लिए तैयार हुए और ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, पूरे देश में इंदिरा गांधी का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया और लोग कहने लगे, काश आज इंदिरा होती। ये क्यों बोलने लगे? ये वीडियो आज गौर से देखिएगा, क्योंकि आज के बाद अब लगातार आपको गोदी मीडिया का वो झुंड, वो गिद्धों की टोली आपको बताएगी कि भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन ऐसा किया है। भारत सरकार ने, भारत की सेना के बारे में चर्चा नहीं होगी, मोदी के बारे में चर्चा होगी कि मोदी ने ऐसा इतिहास रचा है जो भूतो न भविष्यति, जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ, कोई नहीं कर पाया। मोदी ने ऐसा कमाल किया है, आपको बताया जाएगा। आपके सामने प्रोपोगेंडा ब्रिगेड पूरी मुंह खोल करके अपना पूरा आपके सामने झूठ फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा और सेना के शौर्य को चुनावी नारे में तब्दील करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये वीडियो में लेकर के आया हूं, गौर से देखिएगा। एक एक तथ्य जो मैं बोलूंगा उसको आप क्रॉस चेक करिएगा। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे भी करेक्ट कीजिएगा। मैं सबसे पहले इंदिरा गांधी के 2 वीडियो क्लिप्स आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद वो पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, जो 3 तारीख को, 3 दिसंबर 1971 को शुरू होती है और 16 दिसंबर 1971 को खत्म होती है, जब पाकिस्तान की सेना, जिस सेना पर आज पाकिस्तान बार-बार झूठ परोस के इतरा रहा है, वो सेना सरेंडर करती है, हथियार डाल देती है भारत के सामने, भारतीय सेना के सामने हथियार डाल देती है, सरेंडर करती है। ये दुनिया में बहुत कम, दुनिया के इतिहास में बहुत कम हुआ है और खासकर आधुनिक इतिहास में तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि 2 देशों के, 2 मुल्कों के युद्ध में एक मुल्क की सेना दूसरे मुल्क के सामने हथियार डाल दे और 1500 नहीं, 90,000 से ज्यादा की फौज हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे। सबसे पहले इंदिरा गांधी का पहला क्लिप छोटा सा है, गौर से सुनिएगा। एक इंटरव्यू है अंग्रेजी में, गौर से सुनिए, बस सुनाइए भैया। The future of India to be in Scan? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. The future of India to be in Scan? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. भारत का भविष्य भारत में भारत के लोग तय करेंगे। ये किसी और का काम नहीं है, पूरी दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। ये क्लिप आज सोशल मीडिया पर आई है, इसके पीछे का इतिहास जानना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि आज क्यों कह रहे हैं लोग जो इतिहास को समझते हैं या पढ़े हैं कि काश आज इंदिरा होती। अगली क्लिप जरा दिखाइए इंदिरा गांधी की, अगली क्लिप दिखाइए। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. सुन लिया आपने? कोई दुनिया का कोई देश दूसरे देश का भविष्य, दूसरे देश के फैसले नहीं ले सकता, वही देश लेगा। अब जरा इस पृष्ठभूमि को समझते हैं। 3 दिसंबर 1971 की तारीख थी, जब भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश का संकट, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसके बाद ऑफिशियल वॉर शुरू होता है। 12 दिसंबर 1971 की वो महत्वपूर्ण तारीख है
जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक कॉल की जाती है, बुलाई जाती है, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो इसमें शामिल होते हैं, अमेरिका की तरफ से जॉर्ज बुश सीनियर आते हैं। बुश सीनियर, अब इसको आप फोटोग्राफ देखिएगा, इसका अभी मतलब मैं बताता हूं। और भारत की तरफ से स्वर्ण सिंह को, विदेश मंत्री जो थे, उन्हें भेजा जाता है। स्वर्ण सिंह, ये किताब मैं आपको बता रहा हूं, गैरी बेस, ये सामने जो आपके सामने है, ये गैरी बेस की किताब है, द ब्लड टेलीग्राम। इसमें लिखा गया है कि स्वर्ण सिंह ने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या श्री भुट्टो, हटा दीजिए इसको, मैं पढ़ के बता देता हूं हूबहू। क्या श्री भुट्टो अब भी भारत पर जीत हासिल करने और दिल्ली पहुंचने का सपना देख रहे हैं? ब्लड टेलीग्राम में गैरी बेस लिखते हैं कि जब बुश ने निक्सन और किसिंजर के निर्देश पर लड़ाई में भारत की मंशा के बारे में सवाल किया, तो स्वर्ण सिंह ने उल्टा उन्हीं से सवाल पूछ डाला कि वियतनाम में अमेरिका की क्या मंशा है। वियतनाम युद्ध जो गले में अटक गया था, वियतनाम युद्ध गले में अटक गया था, उसकी बात कर रहे हैं। ये हेनरी किसिंजर और निक्सन की फोटो है। ये हटा दीजिए फोटोग्राफ्स, ये किसिंजर और निक्सन की मैंने फोटो दिखाई। इनके निर्देश पर जब वहां पर सवाल पूछा गया, तो क्या बोला कि आप पहले वियतनाम के बारे में अपनी मंशा साफ करें। संयुक्त राष्ट्र ने तीसरी और आखिरी बार सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सोवियत संघ ने, यूएसएसआर उस वक्त था, यूएसएसआर ने उस वक्त वीटो लगा करके वहां पर भारत को बचाया सुरक्षा परिषद में, क्योंकि अकेला सोवियत संघ था। अब ये इस दौर से तुलना कीजिएगा, खड़ा था। इससे किसिंजर इतने नाराज हुए कि उन्होंने निक्सन से बिना पूछे कुछ दिनों में सोवियत संघ के साथ उसकी एक शिखर वार्ता होने वाली थी, उस शिखर वार्ता को रद्द कर दिया। ये बात हेनरी किसिंजर ने व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखी है, पेज नंबर 790 पर ये लिखा है कि सोवियत संघ के साथ वार्ता रद्द कर दिया उस वीटो की वजह से। उसके बाद भारत और पाकिस्तान और अमेरिका, इनके राजनयिक एक दूसरे की बेइज्जती करने पर उतारू हो गए। निक्सन और किसिंजर ने तय किया कि वो पूर्वी पाकिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का बहाना करेंगे, और इस बहाने से अमेरिका का जो 7वां बेड़ा था, सबसे खतरनाक बेड़ा जो परमाणु से लैस था, उसे जो है बंगाल की खाड़ी में उतारेंगे। बंगाल की खाड़ी में उतारने का जब फैसला किया, तो एक दिन पहले ही सभी अमेरिकी नागरिकों को ढाका से निकाला जा चुका था। इससे ये एक्सपोज हो गया कि अमेरिका ये बहाना बना रहा है। जब एक दिन पहले आपने ढाका से सारे अमेरिकी नागरिक निकाल लिए, फिर आप कैसे ये कह रहे हो कि हम अमेरिकी नागरिकों के लिए 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। यहां पर अमेरिका फिर एक बार एक्सपोज हो गया, और जो है किसिंजर ने भुट्टो को सूचित किया कि अमेरिकी युद्धपोत जल्द ही मलक्का की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा, और वो तब तक भारत की तरफ बढ़ेगा जब तक भारतीय सैनिक वापस नहीं हो जाते हैं। ये आप समझिए। अब ये 7वां बेड़ा, जो 7वां बेड़ा है, वो 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में परमाणु शक्ति से 40, 7वां बेड़ा ये आपकी स्क्रीन पर है। ये 7 विध्वंसक, एक हेलीकॉप्टर वाहक और यूएसएस ट्रिपोली और एक तेलवाहक पोत के साथ ये 7वां बेड़ा उतर गया। इसकी कमान थी एडमिरल जॉन मेकन जूनियर के हाथों में, जिनके बेटे जॉन मेकन थर्ड बाद में एरिजोना के सीनेटर बने और 2008 में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। अब आपको मैं एक किताब और दिखाता हूं। वो एक किताब जो है, हाँ, ये किताब आती है। ये किताब और भी खुलासा, द मैन हु बॉम्ब्ड कराची, ये जो है, इस किताब में और कुछ रहस्योद्घाटन होता है। अभी इसको हटा दीजिए। ब्लड टेलीग्राम की ही एक और बात हम बता दें। ब्लड टेलीग्राम में गैरी बॉस लिखते हैं कि भारत के नौसैनिक बेड़े की तुलना में अमेरिकी बेड़ा बहुत बड़ा था। ये ब्लड टेलीग्राम में लिखा है। एंटरप्राइज ने मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा की घेराबंदी की थी।
वो भारत के एकमात्र विमान वाहक आईएनएस विक्रांत की तुलना में कम से कम 5 गुना बड़ा था। आईएनएस विक्रांत जो भारत का नौसेना का पोत था, उससे 5 गुना बड़ा था। यहां तक कि एंटरप्राइज के बेड़े में शामिल एक पोत ट्रिपोली भी विक्रांत से बड़ा था। जो उस बेड़े में शामिल एक पोत था, वो भी विक्रांत से बड़ा था। परमाणु ऊर्जा से संचालित एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन भरे पूरी दुनिया के चक्कर लगा सकता था। दूसरी तरफ विक्रांत के बॉयलर भी ढंग से नहीं काम कर रहे थे। हमारे पास आईएनएस विक्रांत था जिसके बॉयलर भी ढंग से नहीं काम कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो बिना ईंधन भरे पूरी दुनिया का एक चक्कर काटने में सक्षम था, सातवां बेड़ा। अब जो मैंने किताब आपको दिखाई थी, वो किताब द मैन हु बॉम्ब्ड कराची, फिर से उस किताब को देखिए। किताब, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एडमिरल एमएस नंदा, ये उनकी आत्मकथा है। उन्होंने लिखा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही सोवियत संघ का एक विध्वंसक और माइन स्वीपर मलक्का की खाड़ी से इस इलाके में पहुंच चुका था। सोवियत संघ तब तक अमेरिकी बेड़े के पीछे लगा रहा जब तक वो जनवरी 72 के पहले सप्ताह में वहां से चला नहीं गया। बाद में एंटरप्राइज के कप्तान एडमिरल जुमवाल्ड नवंबर 89 में यूनाइटेड सर्विसेज के इंस्टीट्यूट में जब भाषण देने आए, तो उनसे पूछा गया कि 1971 में 7वें बेड़े को हिंद महासागर में भेजने का क्या मकसद था। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उनका मिशन क्या था। हम अपने दोस्तों की मुसीबत के समय में सहायता करने से पीछे नहीं हटते, यानी पाकिस्तान को मदद करने के लिए ये बेड़ा उतारा गया था। इसमें आप जो जुमवाल्ट, एडमिरल जुमवाल्ट, वो एडमिरल जुमवाल्ट ने कहा, उन्होंने साफ कर दिया, एडमिरल जुमवाल्ट यही हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने दोस्तों की मदद करने गए थे। एडमिरल जुमवाल्ट ने किसिंजर से पूछा भी था कि अगर उनका सामना भारतीय नौसेना से हो जाए तो क्या करना होगा। उस पर किसिंजर ने उनको फ्री हैंड दिया था कि ये आप तय कर लीजिए क्या करना है। यानी इतनी फ्रीडम के साथ सातवां बेड़ा उतारा था। उसके बाद एडमिरल नंदा को इंदिरा गांधी ने तलब किया। इंदिरा गांधी और एडमिरल नंदा ये सामने बैठे हैं, आमने सामने। उन्होंने तलब किया और उन्होंने पूछा, एडमिरल नंदा जो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि मैंने जुमवाल्ट को बताया कि जैसे ही ये खबर फैली, मेरी प्रधानमंत्री ने मुझे बुलावा भेजा और मुझसे पूछा कि नौसेना इस बारे में क्या करने जा रही है। मैंने जवाब दिया, क्या आप सोचती हैं कि अमेरिका भारत के साथ युद्ध का ऐलान करेगा? उन्होंने फिर पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने जवाब दिया, अगर वो हमारे पोतों पर हमला करते हैं तो ये युद्ध की कार्रवाई होगी। उन्होंने फिर पूछा कि आपकी समझ में इससे कैसे निपटा जाना चाहिए? मैंने कहा, मैडम, वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दृढ़ रहना चाहिए। मैं अपने पोतों के कप्तानों को आदेश दे रहा हूं कि अगर उनका सामना किसी अमेरिकी पोत से हो तो वो परिचय का आदान प्रदान करें और उनके कप्तान को अपने पोत पर ड्रिंक के लिए आमंत्रित करें। ये सुनकर इंदिरा गांधी हंस दी। मैंने अपनी डिप्टी एडमिरल कृष्णन को निर्देश दिया कि मेरा यह संदेश सभी कप्तानों तक पहुंचा दिया जाए। इस बीच सोवियत संघ ने अपनी सैटेलाइट से अमेरिका के मूवमेंट को देखा और उसके बाद उस पर लगातार नजरें बनाए रखा सोवियत संघ ने, और भारत को जानकारी भी देता रहा। इसके बाद इस गहमा गहमी में दिल्ली के रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंदिरा गांधी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। और उस जनसभा को संबोधित करते हुए जब इंदिरा गांधी का भाषण चल रहा था तो भारतीय वायुसेना के विमान सभा स्थल के ऊपर मंडरा रहे थे ताकि पाकिस्तान का कोई विमान उस जनसभा में को अपना निशाना न बना पाए। उस जनसभा में इंदिरा गांधी ने अमेरिका और चीन का नाम लिए बगैर कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हमें धमकाने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अमेरिका और चीन को भी रामलीला मैदान से ललकारा था। आजकल तो कुछ भी होता है, ललकार दिया, पांव हिल गए, गिर गए, घुटने पा गए। उस दौर में, जिस दौर में साजो सज्जा में हम इतने सशक्त नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। 1971 47 का आजाद हुआ देश, कुल आजादी को 24 साल होने को थे, 24 साल, और ये स्थिति थी। इंदिरा गांधी ने ललकारा था। उसके बाद वहां पर ये पूरा का पूरा उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस बीच याहिया खान को पता चला कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है।
तो उन्होंने निक्सन से गुहार लगाई कि उसे कराची के रक्षण के लिए भेज दिया जाए, यानी कराची की सुरक्षा के लिए भेज दिया जाए। ये याह्या खान ने गुहार लगाई। पैट्रिक मोयनिहन अपने किताब में स्ट्रेंड डेमोक्रेसीज इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स में लिखते हैं कि अगर ये आभास देने के अक्सर ये आभास देने के बावजूद कि वो भारत के साथ कभी भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं, निक्सन का किसी नौसैनिक लड़ाई का इरादा नहीं था। एंटरप्राइज को वो झांसे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, झांसे के तौर पर। लेकिन झांसे में इंदिरा नहीं आई, झांसे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे वो, ताकि सोवियत संघ भारत पर युद्ध विराम का दबाव बना सके। आज सीज फायर हुआ है तो इसीलिए हम सीज फायर, ये किताब में पैट्रिक मोयनिहन की किताब में लिखा है कि सातवां बेड़ा झांसा देने के लिए, भारत को डराने के लिए ये था। ये किताब अभी आगे चर्चा में आएगी, इस किताब को भी ये आगे चर्चा में आएगी। ये झांसा देने के लिए था और दबाव बनाने के लिए कि सोवियत संघ दबाव डाले और संघर्ष जो है विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, युद्ध विराम हो जाए। उस समय तो खुला युद्ध हो रहा था, युद्ध विराम हो जाए। उधर जो नेवल इंटेलिजेंस के निदेशक थे, डायरेक्टर थे, एडमिरल मिहिर रॉय ने इंदिरा गांधी को दी गई जो ब्रीफिंग थी उसमें बताया कि हो सकता है सातवां बेड़ा भारत पर हमला करे, लेकिन वियतनाम युद्ध जारी रहने के चलते इसकी संभावना कम है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के जो प्रमुख थे, एडमिरल एन कृष्णन, उन्होंने नो वे बट सरेंडर, जो किताब अभी ये देखा आपने, नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि मुझे डर था कि अमेरिकी चटगांव तक आ सकते हैं। हमने यहां तक सोचा था कि हमारी एक पनडुब्बी एंटरप्राइज के पोत को टारपीडो कर दे ताकि उस बेड़े की गति थोड़ी कम हो जाए। बाद में हमने इसका एक ही इलाज निकाला कि चटगांव और कॉक्स बाजार पर अपने सैनिकों के हमले तेज कर दिए। वो दबाव बना रहे थे, इधर हमले तेज कर दिए गए। भारत के नेतृत्व को यानी इंदिरा गांधी को यह आभास हो गया था कि वियतनाम में फंसे हुए अमेरिका के लिए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में डायरेक्ट घुसना ये बड़ा रिस्की है। अमेरिका वियतनाम में बुरी तरह फंसा हुआ था, बुरी तरह। अमेरिका वियतनाम में तो बेइज्जत हुआ, बाकायदे वहां फंसा हुआ था। इंदिरा गांधी ने बाद में एक इटालियन पत्रकार ओरियाना फलाची, उनको इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि अगर अमेरिकियों ने एक भी गोली चलाई होती या अमेरिकी बंगाल की खाड़ी में बैठने के अलावा कुछ और करते तो हाँ, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। ये इंदिरा गांधी थी, एक भी गोली चलाई होती तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था ये। लेकिन आपको सच बताऊं, मेरे दिमाग में एक बार भी ये डर नहीं आया। इंदिरा गांधी ने एक पत्रकार को कहा, विदेशी पत्रकार को, ओरियाना फलाची, कहा कि मेरे दिमाग में एक बार भी ये डर नहीं आया कि अमेरिका क्या करेगा, लेकिन अगर करता कुछ, गोली एक भी गोली चलाता तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। उधर अमेरिका जो है ये खबर लीक कर रहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के समुद्र तटों से घुसने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। ये खबर जो लीक कर रहा था वो भी मकसद था भारत को डराना, भभकी देना, गीदड़ भभकी, झांसे में लेना। कहा 3 मरीन बटालियन तैयार है हमारी, उनको तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। निक्सन ने जो बम गिराने वाले विमान थे, बमवर्षक थे, जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना के संचार केंद्रों पर बमबारी की अनुमति दे दी थी। निक्सन ने जो एंटरप्राइज के बमवर्षक थे उनको भारत के संचार केंद्रों पर बमबारी की, बम गिराने की अनुमति दे दी थी। जब भारतीय राजदूत लक्ष्मीकांत झा अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी से समुद्र तट के जरिए अमेरिकी सैनिकों के पूर्वी पाकिस्तान के में घुसने की संभावना पूछते हैं तो उन्होंने इनकार भी नहीं किया। भारतीय राजदूत इससे परेशान हुए, उन्होंने अमेरिकी टेलीविजन पर जाकर निक्सन प्रशासन के इस मंसूबे को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब समझिए आप इस बात को, फिर यहां पर मैं रुकूंगा। भारत के राजदूत लक्ष्मीकांत झा अमेरिका के टेलीविजन पर जाकर के बाकायदे अमेरिकी सरकार और निक्सन पर जम करके बोला। आज तो टीवी पे आप देखते हैं कैसे डंका बजता है अमेरिकी टेलीविजन पर, वहां खिल्ली उड़ जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां पर हमारे राजदूत ने जम करके उनको खरी खोटी सुनाई। किसिंजर ने कहा कि भारतीय राजदूत का कहना था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में लैंड करने की योजना बना रहे हैं।
इस सब के बावजूद अमेरिकी बेड़ा चटगांव से 1000 किलोमीटर दूरी पर डटा रहा। पेंटागन ने उस वक्त एक्सेप्ट किया था कि उस इलाके में 4 या 5 सोवियत पोत मौजूद थे, लेकिन एंटरप्राइजेज का सामना न तो उनसे हुआ, न ही किसी भारतीय या पाकिस्तानी पोत से हुआ। बाद में सेबेस्टियन रॉबलिन ने किताब लिखी वॉर इज बोरिंग। उसमें लिखा कि क्रगलियाको ने सोवियत संघ के टेलीविजन, रूस टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर अमेरिकी आगे बढ़ते तो हमारा इरादा उन्हें घेर लेने का था। मैं अपनी पनडुब्बियों का मिसाइल ट्यूब खोलकर एंटरप्राइज के सामने खड़ा होने वाला था, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। बाद में 2 और रूसी पोत इस बेड़े में शामिल हो गए। ऐसा था। भारत की घेराबंदी देखिए आप कैसी थी। इंदिरा गांधी कैसे दृढ़ होकर के खड़ी थी, और भारत की डिप्लोमेटिक आप पोजीशन देखिए कितनी मजबूत थी कि यहां पर युद्ध चल रहा है, इंदिरा रामलीला मैदान से दहाड़ रही है, चीन अमेरिका सबको, वहां अमेरिकी टेलीविजन पर भारत का राजदूत खरी खोटी सुना रहा है, और रूस वहां पर उसके नौसैनिक बेड़े को टक्कर देने के लिए लगातार खड़ा हुआ है। ये फर्क उस समय था। और वहां मीटिंग पर मीटिंग, अमेरिका में भी मीटिंगों का दौर ही चलता रह गया, लगातार मीटिंग चलती रही, तमाम मीटिंग किया, लेकिन कोई मीटिंग, कोई भी, ये सब तमाम जो है मीटिंग करते रहे, लेकिन भारत के जो अमेरिकन राजदूत थे वो भी अपने जगह पर बिल्कुल अड़े रहे। भारत की पूर्व राजनयिक अरुणधति घोष, उन्होंने बताया बाद में कि उन दिनों कलकत्ता में अफवाह फैली कि अमेरिकी वहां बम गिराएंगे। हम लोग मजाक में कहते थे उन्हें गिराने तो हमें इसी बहाने कलकत्ता को नए सिरे से बनाने का मौका मिलेगा। इस बार पहले से कहीं अच्छा। अगर एंटरप्राइज बिना रुके चलता तो 16 दिसंबर की सुबह पूर्वी पाकिस्तान के तट पर पहुंच सकता था। ये 16 दिसंबर कौन सी तारीख है? जिस दिन पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो तारीख है। उसी दिन जनरल नियाजी ने जनरल मानेक शाह को 15 तारीख को एक संदेश भेजा कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। अब देखिए यहां युद्ध विराम, मानेक शाह ने के पास जनरल नियाजी ने संदेश भेजा कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। भारत में इसका अर्थ लगाया गया कि पाकिस्तान आत्मसमर्पण के लिए यानी सरेंडर के लिए तैयार है। और देखिए ये सामने जो आपके नजर आ रहे हैं वही सरेंडर है, ये सरेंडर के लिए तैयार है। और उसके बाद फिर सरेंडर हो गया। हटाइए, अब इतिश्री, इसमें कुछ भी विश्लेषण करने लायक बचा नहीं है। दर्शक खुद समझ सकते हैं कि क्यों कह रहे हैं कि काश आज इंदिरा होती। क्यों कानपुर के मृतक शुभम द्विवेदी के पिता ने राहुल गांधी से कहा कि अगर आपकी दादी होती तो ऐसा नहीं होता। क्यों कहा था वो भी आज मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, इसीलिए कहा था। आज भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान कौन कर रहा है? अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता अमेरिका ने की भी थी, तो सीज फायर का ये ऐलान भारत करता। बाद में अमेरिका उसका क्रेडिट लेता रहता कि हमने मध्यस्थता की थी, हम मीडिएटर थे, हमने समझाया, हमने ये शर्तें मनवाई पाकिस्तान से, वो अलग की बात। अमेरिका ऐलान करता है, फिर पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री ऐलान करता है, और फिर भारत की तरफ से विदेश सचिव ऐलान करने आते हैं। आप ये भी समझिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐलान, उस ऐलान पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की मुहर, और भारत की तरफ से पॉलिटिकल लीडरशिप गायब होती है। नौकर साहब को विदेश सचिव 1 मिनट की ब्रीफिंग के जरिए ये बताने के लिए भेजा जाता है। तमाम मीडिया हाउस, तमाम गिद्ध और गोदी मीडिया जो चला रहे होंगे कि मोदी जी का कमाल देखिए, इतना बड़ा कमाल था, तो कमाल के मौकों पर तो मोदी जी इवेंट करने से चूकते नहीं। कमाल के मौकों पर मोदी जी इवेंट करने से कभी नहीं चूकते। फिर मोदी जी सामने क्यों नहीं आए? विदेश सचिव से भारत के लिए मामला कितना महत्वपूर्ण था, यह ऐलान विदेश सचिव ने किया।
अगर भारत की शर्तों पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला करके आतंकवाद का समूल नाश करने की शर्त बनवा करके ये सीज फायर होता, तो प्रधानमंत्री आते सामने और बताते, ये देखिए शर्तें, समूल नाश आतंकवाद का करने के लिए हमने शपथ दिलवाई है, लिखित ले लिया है, अब लिखित में है ये समझौता, इसमें दाएं बाएं करेगा तो दुनिया में कोई इसके साथ नहीं खड़ा होगा, इस पाकिस्तान के साथ। ऑब्वियस सी बात, समझौता होगा, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर में कौन आएगा खड़ा होने, विश्व समुदाय में कौन उसके साथ खड़ा होगा जो अपने लिखे को पर खड़ा ना उतरे, दोगलापन करे। लेकिन नहीं, अमेरिका ने कहा और हमने कहा हाँ सीज फायर हो गया। चलिए, काश इंदिरा होती। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर्स देखते रहिए। नमस्कार।